हाँ विद्यार्थी, आप लोग पता है कि हम आपके लिए 2024 के पिछले साल के प्रश्न करवा रहे हैं। तो क्रम से आप देख पा रहे होंगे कि हम आपके लिए 20 फरवरी से लगा के 29 फरवरी तक करवा चुके हैं। इसके लिए मैं 1 मार्च पहुंच चुका हूं। तो आप देख पा रहे होंगे कि 4 शिफ्ट चल रहा है, ठीक है। तो 2024 का आपके लिए कम से कम 100, अभी तक हम बात करें विद्यार्थी 130, तो 130 प्लस वीडियो बन चुके, ध्यान रखें। अगर आप तैयारी करना चाह रहे हैं बेहतर से बेहतर और 70-80% नंबर आप इंक्रीज करवाना चाहते हैं तो आप लोग जाके पढ़ सकते हैं। जी, हम गारंटी लेते हैं कि आपका 70-80% नंबर ऐसे इंक्रीज होने वाला है अगर आप पिछले साल के प्रश्न आधार पर पढ़ते हैं तो, ठीक है। तो 130 प्लस वीडियो बन चुके हैं। तो हम शिफ्ट नंबर चौथे का लेने वाले हैं क्योंकि तीसरा शिफ्ट हो चुका है, पहला दूसरा सब हो चुके हैं। तो 20 तारीख से लगातार हम आपको 29 तारीख तक करवाए थे। उसके बाद 1 मार्च पहुंच चुके हैं, फरवरी का पूरा हो चुका है, मार्च पहुंच चुके हैं। और हर दिन आपको 4 शिफ्ट मिलने वाले। तो जीके और हिंदी दोनों बिल्कुल साथ साथ चला, ध्यान रखें। शिफ्ट बाय डे बाय बिल्कुल साथ है। मैथमेटिक्स रीजनिंग चारों पोर्शन कवर हो रहे हैं। चलिए देखते हैं किस प्रकार से पिछला शिफ्ट और इस शिफ्ट में क्या बदलाव था। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे विद्यार्थियों, जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थियों, क्योंकि आपका सहयोग ही हमारा हौसला बढ़ाता है और हम आपके बेहतर बेहतर काम करते रहेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए विद्यार्थियों, हम आपको बता रहे थे कि 1 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर 64 चलने वाला। तो पहला प्रश्न आप देख सकते हो, पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है, ये पूछ रहा, ठीक है। तो आप देखिएगा पिछला शिफ्ट और पिछले डे की तुलना में किस प्रकार से प्रश्नों को बदल रहा है, नहीं बदल रहा, जो भी, ठीक है। तो यहाँ हमारे पर कह रहा है विद्यार्थी, हमें कह रहा है पक का प्रयोग किस खेल में किया जाता है। तो आपका रहेगा आइस हॉकी, ठीक है। कह रहे हैं हमारा आइस हॉकी, क्योंकि हमें हॉकी से संबंधित प्रश्न पूछ चुका है। और ध्यान रखना, इसमें आपकी अधिकतर 15 खिलाड़ी होते हैं। तो सबसे अधिक खिलाड़ियों की संख्या आपको अगर बोले तो आप बोलेंगे आइस हॉकी, ठीक है। क्या बोलेंगे? आइस हॉकी। अगला प्रश्न देखते विद्यार्थी, आप देख पा रहे हो सेकंड प्रश्न हमें कह रहा है हमें क्या करना है यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा बीसीसीआई द्वारा संचालित क्रिकेट टूर्नामेंट और उसमें खेले जाने वाले क्रिकेट का प्रकार है, सही युग्म क्या है, ठीक है। अब देखिए आप लोग, विजय हजारे ट्रॉफी, सूची ए मैच, ध्यान रखना। और सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी T20 मैच है, हाँ बिल्कुल सही बात है। तो ये बीसीसीआई द्वारा आयोजित किए जाते हैं, बीसीसीआई द्वारा आयोजित किए जाते हैं। दोनों बिल्कुल आपके क्या सही है। तो आपको संबंधित शब्दावली, खेल, खिलाड़ियों के नाम पूरा पढ़ना, ध्यान रखें विद्यार्थियों। वही पैटर्न हमें बार बार फॉलो कर रहा है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमें यहाँ पर कह रहा है, देखिए, व्यापार और उद्योग के संबंध में DPIIT का पूर्ण रूप क्या है। तो हमें आपको पता होना चाहिए कि जी पूर्ण रूप वाला प्रश्न हर बार हमें एक न एक प्रश्न मिल जाता है, ठीक है। डिपार्टमेंट फॉर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्रीज एंड इंटरनल ट्रेड, ठीक है। इसका मतलब होता है DPIIT का मतलब। अगला प्रश्न लिखते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमें क्या कर देख सकते हैं आप लोग। देखिए, अमजद अली खान क्या बजाते हैं? सरोद बजाते हैं भाई, है कि नहीं। बांसुरी आपको पता है, पन्नालाल घोष हैं, हरिप्रसाद चौरसिया हैं, सितारा वादक पंडित रविशंकर हैं। तबला आपको कौन पता है ना, जाकिर हुसैन। क्या बताओ, आपको इनसे संबंधित प्रश्न बार बार नहीं पूछ रहा है। हमें आपको बता दें आपके लिए विद्यार्थियों, अगर आप पिछले साल के प्रश्न पढ़ते हैं तो आपके पास बहुत सारा नॉलेज हो जाएगा कि पिछले साल किस पैटर्न्स का प्रश्न पूछा था, कौन कौन टॉपिक बार बार आ रहे थे। सरोद वादक आपके अमजद अली खान हैं, बांसुरी हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष हैं, राजन कुलकर्णी है, राजन प्रसन्ना, सितारा वादक पंडित रविशंकर हैं, तबला वादक जाकिर हुसैन जी, ध्यान रखें। इस प्रकार से आपकी जिम्मेदारी बनती है, आप टॉपिक उठा पड़े। अगला प्रश्न आप देख पा रहे होंगे, भारत में जनसंख्या जनगणना खालिस्तान की अवधि के भीतर होता है। तो आप पता है 10 साल। आपको विदित है कि हमारे भारत में 1872 से चालू हो गणना, 1881 में, ठीक है। इसके बाद लगातार 10 साल, 1881 से हर साल 10 साल के अंतराल में होता है। तो 2001 में गणना हुआ था, फिर 2011 में हुआ था, 2021 में होना था, लेकिन नहीं, अब 2026 में प्रस्तावित था, ठीक है। तो देखना होगा, हमें हर शिफ्ट में गणना का प्रश्न पूछता है, ठीक है विद्यार्थियों। तो आप लोग गणना का पूरा कवर कर लीजिएगा। अगर नंबर पकाना है तो बात तो मानना पड़ेगा। और हम विद्यार्थियों आपके शिक्षक हैं, हम आपकी हमेशा भलाई ही चाहते हैं, ठीक है। और आपकी भलाई के लिए काम कर रहे हैं और आपको बेनिफिट मिलेगा जी, हम गारंटी लेते हैं। नहीं मिलेगा तो आप लोग बोल सकते हैं बाद में। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भारत में की विदेश व्यापार नीति 2023 के प्रमुख दृष्टिकोण में से एक नहीं है। तो हमें कह रहा है 2023 में जो भारत में विदेश व्यापार नीति बनाया गया था वो इनमें से संबंधित नहीं कह रहा है। तो गठबंधनों के माध्यम से निर्यात सर्वोदय सही है, प्रोत्साहनों से छूट की ओर बढ़ना, व्यवसाय करने की सुगमता, लेन देन की लागत को घटाना और ई पहल, ये आपके 2023 व्यापार अधिनियम के क्या है, नीति के अंग है। लेकिन आयात पर प्रतिबंध, भाई आयात पर क्यों प्रतिबंध लगाएंगे? आयात आपको विदित होनी चाहिए कि आयात निर्यात का प्रश्न भी हम पूछ चुका है। आयात मीन्स होता है आपको
विदेश से सामग्री लाना आयात कहलाता है। बहु जब बताओ भारत विदेश व्यापार नीति बनाएगा तो आयात पर प्रतिबंध लगाएगा, तो फिर जो सामान भारत के पास नहीं है तो वो कहाँ से लाएगा, ये बताओ पहले, है कि नहीं। निर्यात मीन्स क्या होता है, अपने देश से विदेश पहुँचाना। तो आयात पर प्रतिबंध लगा देगा तो वो फिर अपने देश में जो चीज़ नहीं है उसको कहाँ से लाएगा, है कि नहीं, तो नहीं लगा सकता। सीधी बात। अगला प्रश्न देखिए, तो अगला प्रश्न हमें कह रहा है, भारत में 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना निम्नलिखित में से किस कारण से की गई थी। तो आप पता है कि 1927 में नियुक्त साइमन कमीशन की आलोचना जो हमारे भारत में आया, ध्यान रख, साइमन कमीशन, ठीक है, उसमें क्या है, किस कारण से की गई थी। इसमें कोई भी भारतीय सदस्य शामिल नहीं था, सही बात है। जैसे बात करें, इसने भारत के लिए संवैधानिक सुधारों की सिफारिश की, सही बात है। साइमन कमीशन आया था भारत में, कह सकते हैं आप, नियम कानून बनाने, तो उन्होंने क्या किया, भारत के संविधान सुधारों की सिफारिश की, सही बात है। इसमें भारत को दो अलग अलग देशों में विभाजित करने का प्रस्ताव रखा गया था, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। इसने भारत को ब्रिटिश शासन की वापसी की सिफारिश की थी, बिल्कुल सही बात है। तो पहला ऑप्शन, तीसरा, चौथा, ये बिल्कुल सही बात था, लेकिन ये हुआ विद्यार्थियों कि इसमें एक भी भारतीय सदस्य को शामिल नहीं किया गया था, इसलिए भारतवासी इसकी आलोचना कर रहे थे। याद रखना, तो साइमन कमीशन जो बनाया गया था उसमें भारत का कोई भी सदस्य शामिल नहीं था, यही कारण से उसका विरोध हो रहा था। याद रखना विद्यार्थियों, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार लोकसभा संसद का निचला सदन होता है। तो आप पता है कि लोकसभा और एक होता है राज्यसभा, ठीक है। राज्यसभा को हम बोलते हैं विद्यार्थियों उच्च सदन, ध्यान रखें, ये प्रश्न पूछ चुका है। और इसमें 250 सीटें होती हैं, और लोकसभा की बात करें तो 552, ठीक, याद रखेंगे, ये प्रश्न पूछ चुका है। तो वो है लोकसभा संसद का निचला सदन होता है, जी हमें 7 अनुच्छेद में कहता है। तो अगर आप बोलता है कि लोकसभा का निचला सदन कहलाता है आपका, सो लोकसभा निचला सदन, राज्यसभा उच्च सदन, इसमें 552 सीटें, उसमें 250 सीटें, और ये स्थायी नहीं अस्थायी कहलाता है, और वो वाला कहलाएगा राज्यसभा स्थायी सदन कहलाता है। तो लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद हमें संविधान की 7 में मिलता है। याद रखें, ये प्रश्न अगली बार फिर कहीं पूछ लेगा। और रहे विद्यार्थियों, जो हम तैयारी आपको करवा रहे हैं किसकी, जीडी की, जरूर नहीं कि जीडी का एग्जाम का प्रश्न है तो जीडी में आएगा, ऐसे नहीं है। जीडी का एग्जाम का अन्य भर्ती परीक्षाओं का, मतलब एनटीपीसी ग्रुप डी, आरपीएस कांस्टेबल, मध्य प्रदेश का मतलब परीक्षाओं में, ठीक है, हर भर्ती परीक्षाओं में जी के जैसे तो वहीं आने वाला है, ठीक है। तो पैटर्न वहीं फॉलो करेगा, थोड़ा सा पैटर्न फॉलो अलग करेगा, लेकिन जी के जैसे तो वहीं आएगा, है कि नहीं। तो अगर आप 2025 में एक पोस्ट पाना चाहते हैं जीडी का, चाहे कोई भर्ती परीक्षा का, तो जीडी का है, इस ये सोच के मत पढ़ें, सभी भर्ती परीक्षाओं में काम आएगा, ये सोच के पढ़ना, ठीक है। सितंबर 2023 से के एन साय कुम्हार को किस संस्था का अध्यक्ष चुना गया, तो के एन साय शांत कुमार को पीटीआई, ठीक है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, यह सबसे बड़ी समाचार एजेंसी कह सकते हैं या सूचना वाला है, तो प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, ये आपकी पीटीआई, ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष रूप में किसे चुना गया था, के एन शांत कुमार। ये इस उस समय का करंट अफेयर का प्रश्न, ध्यान रखें। अगला प्रश्न देख पा रहे हैं आप लोग, हमें कह रहा है लोह युग का सबसे आम उपकरण कुल्हाड़ी था। तो जो लोह युग जिसे हम वैदिक काल भी कहते हैं, ठीक है, तो वैदिक काल में लोह युग का प्रचलन था, तो उस समय जो सबसे अधिक प्रचलन उपकरण मतलब होता हथियार, जिसका उपयोग पेड़ों को काटने के लिए, लकड़ी काटने और एक हथियार के रूप में किया जाता था। तो क्या बताओ, उस समय तलवार, छेदक, आरा मशीन तो बात की कहानी, छेदक भी बात कहानी, तलवार भी बात कहानी है। कुल्हाड़ी आपके पहले आए, कुल्हाड़ी तलवार पहले आए थे, लेकिन भाई लकड़ी काटने के लिए भाई अधिकांश उस समय लोग कुल्हाड़ी का प्रयोग करते थे। किस समय की बात कर रहा है, लोह युग की, ठीक है। चलिए, इस प्रकार अगला प्रश्न बढ़ते हैं विद्यार्थियों। अगला प्रश्न हमें 10 प्रश्न देखिएगा, 20 प्रश्न हम कवर करेंगे, डे बाई शिफ्ट बाई का, बिल्कुल साथ साथ कवर हो रहा है हिंदी और जीके इसका। और आप बेहतर तैयारी करना चाहते हो तो हमारा जुड़िएगा विद्यार्थी, हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं और ऐसे ही मेहनत करते रहेंगे। बस हमें मेहनत का फल मिलनी चाहिए, मतलब आपका परिणाम। अगर आपका परिणाम हमारी पढ़ाई हुए अच्छा मिलता है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बोलेंगे पेपर देने के बाद। विद्युत आवेशों की गति से विद्युत धारा उत्पन्न होती है, सही बात है। विद्युत आवेश अगर गति करेंगे तो विद्युत धारा उत्पन्न होगी, और जिससे विद्युत चुम्बकीय बल उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात, जिसके परिणाम स्वरूप चुंबकत्व का उत्पन्न होता है, बिल्कुल सही बात है। अगर आपके पास तार है, अगर विद्युत आवेश यहाँ से गति कर रहे हैं तो विद्युत धारा बहेगी, तो आसपास क्या बन जाता है, चुंबकीय क्षेत्र बन जाएगा, ध्यान रख, ठीक है। इसी कारण तो वहाँ चुंबकीय क्षेत्र का लोग चिपकते हैं भाई, है कि नहीं। तो चुंबकत्व उसका क्या होता है, परिणाम होता है, ध्यान रखें। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं विद्यार्थियों। नेक्स्ट प्रश्न आप देख पा रहे हैं, इसके ऊपर हमें जीएसटी के बारे में प्रश्न आया। जीएसटी का प्रश्न मैं बता चुका हूँ, बार बार आ रहा है, वही शिफ्ट वही नहीं है, डे वही नहीं है, लेकिन प्रश्नों का पैटर्न वही है कि नहीं, बताओ। चलो, वस्तु एवं सेवा कर, जिसे हम जीएसटी कहते हैं, गुड्स सर्विस टैक्स, ध्यान रखना। चलिए,
तो जो 1 जुलाई 2017 को क्या हुआ है, लागू हुआ। याद रखेंगे, ये प्रश्न बन सकता है 1 जुलाई 2017 को। तो 1 जुलाई को भारत में जीएसटी दिवस मनाया जाता है। तो यहाँ पर हमें पहला कथन कह रहा है, वो देखना है कथन है सही है गलत। ठीक है, 1 जुलाई, हाँ मैं तो बता चुका हूँ, लेकिन 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया, सही बात है। वस्तु एवं सेवा का निर्माता सेवा प्रदायकों से उपभोक्ताओं को सीधे ही वस्तु एवं सेवाओं की पूर्ति करने पर लगाया गया एकल अप्रत्यक्ष कर, हाँ सही बात है। तो ये याद रखना, प्रत्यक्ष कर नहीं है, अप्रत्यक्ष कर है। लागू कब किया गया है और जीएसटी का फुल फॉर्म क्या है, प्रत्यक्ष कर। आप पूरा ध्यान रखना, जी अगले जी के जी में काम आ जाएगा, क्योंकि यहीं से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। यह गंतव्य आधारित उपभोग पर है, जिसमें पूर्ति श्रृंखला में आगत कर जमा की सुविधा है, सही कथन है। इसका मतलब है कौन सही कथन को पहचानी कह रहा है, दोनों कथन बिल्कुल सही है जीएसटी के बारे में। ठीक है, तो जो जीएसटी कहानी रही, अगली बार जीएसटी को फिर पूछ लेकर ध्यान रखिए, यहीं से प्रश्न बन जाएगा, फिर आप कहोगे नहीं बन पा रहा। अगला प्रश्न चलिए, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों को देश एक कल्याणकारी राज्य के रूप में ध्यान रखेंगे। तो भाग, तो अगर आपको बोलता है नीति निर्देश सत्या कल्याणकारी राज्य की संकल्पना किस भाग में कही गई है, तो आप बोलेंगे भाग 4। ध्यान रखें, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, बगल में आप लोग नोटबुक रखेंगे विद्यार्थियों, भाग 1 में संघ राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मौलिक अधिकार, भाग 4 में आपका मौलिक कर्तव्य, जैसे हम नीति निर्देशक सिद्धांत भी कहते हैं, जैसे कल्याणकारी राज्य की कल्पना की गई। याद रखना विद्यार्थियों। चलिए, इस प्रकार से हम आपको बता दें, भाग 1 में अनुच्छेद 1 से 4 तक है, फिर जो 5 से 11 जाएगा सेकंड वाला, नेक्स्ट 12 से 35 जाता है, और जो चौथा है जो यहाँ पर शामिल है ये जाएगा 36 से 51। रखना, ये हमें प्रश्न पूछ सकता है, अनुच्छेद कौन से भाग का कहाँ से कहाँ तक उल्लेख मिलता है। ठीक है, तो हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं विद्यार्थी, आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है, आप लोग पढ़ें, आगे बढ़ें। और हर विद्यार्थी चाहता है कि हम कुछ से कुछ कर माता पिता को नाम रोशन करें। तो आपके पास समय बहुत कम है, जनवरी आपका बस निकल नहीं वाला है, 15 दिन बच्चे कह सकते हैं, और आपके पास फिर फरवरी से स्टार्ट होने वाला पेपर। तो इस 15 दिन में आप लोग पूरे पीवाई के ऊपर देख लीजिएगा, कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिएगा, मैथमेटिक्स रीजनिंग का और जीके हिंदी का, किस प्रकार से पैटर्न 2024 में पूछा, तो वहीं से पैटर्न से पूछेगा 25। ठीक है, चलिए यहाँ पर हमें अगला प्रश्न कह रहा है, किस शहर ने इंटरकॉन्टिनेंटल कप 2023 की मेजबानी की, जिसे भारतीय फुटबॉल टीम ने जीता। जैसे आपको पता है कि इसके पहले प्रश्न पूछ चुका है, तो हम बोले थे कि जो फुटबॉल कप हुआ था उसका आयोजन किस देश में हुआ था, तो बोलेंगे हम भारत में। ठीक है, अब भारत में हुआ तो भारत किस राज्य में हुआ था, उड़ीसा में हुआ था। ये प्रश्न पहले पूछ चुका था ना विद्यार्थियों, तो हमने लगाए थे उस समय उड़ीसा राज्य पूछा था। अब उड़ीसा राज्य की राजधानी भुवनेश्वर पड़ती थी, यहाँ पर आपका मैच हुआ था ध्यान रखें। ठीक है, तो जीता किसने था, भारत ने ही जीता था, और मैच भारत में हुआ था, मेजबानी किया था, राज्य उड़ीसा रहेगा, शहर का नाम रहेगा भुवनेश्वर। जी याद रखिएगा 2023 की बात। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, अगला प्रश्न की बात करें, यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे 2023 में भारतीय नागरिक सुरक्षा संयंत्र विधेयक 2023 गृह मंत्रालय द्वारा पेश किया गया था। अधिकांश जो भी आपके सुरक्षा संबंधित या जो आपकी आंतरिक सुरक्षा की बात हो तो गृह मंत्रालय का अधीन ध्यान रखना। पुलिस विभाग की बात करें तो पुलिस विभाग भी किसके अंतर्गत आता है, गृह मंत्रालय, याद रखना। ठीक है, उसी प्रकार नागरिक सुरक्षा की बात कर दिया ना भाई, नागरिक सुरक्षा करना तो पुलिस का काम है, पुलिस जब गृह मंत्रालय का अधीन आ रहा तो ये भी आएगा भाई, है कि नहीं। चलिए, तो कौन पेश किया होगा, माननीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश किया गया होगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, 1 अगस्त 2023 को 41वें लोकमान्य तिलक पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में किसे चुना गया, ध्यान रखेंगे 2023 की बात हो रही है, और नंबर 41 रहेगा। ये आपके नरेंद्र मोदी जी, जो आपके भारत के पीएम हैं वर्तमान में भी, ध्यान रखें। तो 3 लगातार बार पीएम बन चुके हैं, ये बात भी ना भूलें। इनके पहले कौन थे, आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। ठीक है, और यहाँ पर रही बात विद्यार्थी, डॉक्टर मनमोहन सिंह यहाँ क्या थे, आपके पीएम नरेंद्र मोदी जी के पहले, ध्यान रखें। ठीक, अगला प्रश्न की बात करें, आप देख पा रहे होंगे नेक्स्ट प्रश्न हमें कह रहा है, यहाँ पर देखिएगा 16 प्रश्न हो चुके, 17 प्रश्न की बात करें विद्यार्थी, मैं पहले बता चुका हूँ पीवाई की प्रश्न अगर आप देख पा रहे हैं विद्यार्थी और समझ पा रहे हैं पैटर्न को, तो आप आसानी से नंबरों को बढ़ा सकते हो। श्रीलंका भारत से समुद्र के एक संकीर्ण चैनल द्वारा अलग होता है। तो श्रीलंका और भारत की बात हो रही पहली बात यहाँ पर, तो वो आपका पाक जलडमरू मध्य और मन्नार की खाड़ी। एक बात आपको बताऊँ विद्यार्थी, 100% आपको गारंटी देता हूँ मैं अभी, तो ये प्रश्न पहले पूछ चुका है, बिल्कुल पहले पूछा पिछले शिफ्टों में। तो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि पैटर्न वही फॉलो कर रहा है, कई प्रश्नों को रिपीट कर रहा है। तो भाई भारत और श्रीलंका के बीच अगर आपको बात किया जाए तो पाक जलडमरू मध्य और आपका मिलने में मन्नार की खाड़ी, तो इन दोनों के माध्यम से भारत और
श्रीलंका क्या होते अलग अलग होते। तो पाक दिया तो मत सोचेंगे पाकिस्तान तरफ होगा, नहीं, श्रीलंका और भारत को अलग कौन करता, पाक डबरूमत, और साथ करेगा मन्नार की खाड़ी। ये प्रश्न पहले पूछ चुका था आपको, वही तो बता रहा हूँ मैं कि आप पिछला बकाया पढ़िए विद्यार्थियों, आपका नंबर ऐसे ही पढ़ने वाला है 70-80%। फिर बार बार बोलता हूँ हर चैप्टर में कि भाई हम गारंटी लेते हैं, अगर नहीं फंसेगा ना पिछले साल की तुलना के हिसाब से, तो हमारा वीडियो देखना बंद कर दीजिए अगली बार में। और आप लोग भी कह सकते हैं सर आप जो पढ़ाए थे लोग गलत पढ़ाए थे, आप पढ़ाना बंद कर दें। हम बंद कर देंगे पढ़ाना, भाई हमारा पढ़ाया जब काम ही नहीं आएगा तो क्या करेंगे पढ़ाई, है कि नहीं। चलिए अगला प्रश्न हम यहाँ पर कह रहा है, निम्नलिखित में से किस कलाकार को मोहिनीअट्टम में उनके योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। तो आपका रहेगा गोपिका वर्मा। ध्यान रखें विद्यार्थियों, हमें पूरा शास्त्रीय नृत्य, जितने भी शास्त्रीय नृत्य हैं संबंधित प्रश्न बार बार पूछ रहा है, शास्त्रीय नृत्यों से संबंधित प्रश्न बार बार पूछ रहा है। तो गोपिका वर्मा जी हैं, इन्हें क्या दिया, मोहिनीअट्टम में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार सम्मानित किया गया, याद रखेंगे। और रही बात, हमें वादक वाद्यंत्र संबंधित राज्य, नृत्य नृत्यांगना संबंधित राज्य पुरस्कार, पूरा इतना तो पढ़ना है विद्यार्थियों, ठीक है। चलिए बार बार वही पैटर्न फॉलो कर, अगला प्रश्न देख पा रहे आप लोग, कर्नाटक सरकार द्वारा हर साल खालिस्तान उत्सव का आयोजन करती है जिसमें नृत्य नाटक और संगीत का शानदार प्रदर्शन होता है। यह विजयनगर के पास स्थित गांवों में सैकड़ों साल पुराने चट्टानों और खंडहरों के बीच आयोजित किया जाता है। आप याद रखें विद्यार्थियों जी, हमारी कर्नाटक में हप्पी नृत्य उत्सव, ध्यान रखना, हर साल होता है, याद रखना। तो कर्नाटक में विजयनगर, जानते हैं विजयनगर में एक गांव है जहाँ पर आपको हप्पी, हाँ हप्पी की गुफाएं तो सुनेंगे आप लोग। अगर आप बोलते हैं हप्पी की गुफाएं कहाँ, तो आप क्या बोलेंगे, कर्नाटक में, जो विजयनगर जिला में पड़ता है, ठीक है। और हप्पी नृत्य वहीं पर आयोजन किया जाता है, याद रखेंगे विद्यार्थियों, कर्नाटक पर। जी अपने आप प्रश्न है, हप्पी गुफाएं कहाँ पर कर्नाटक में है, कर्नाटक विजयनगर में, ठीक है। और चट्टानों या खंडहरों से निर्मित एक क्या है जो गुफा है। अगला प्रश्न आप देख पा, नेक्स्ट प्रश्न में क्या पूछ रहा है, देखिएगा, पारंपरिक नृत्य शैली सत्रिय के लिए निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राज्य जाना जाता है। तो आपका सम रहेगा, जिसकी राजधानी क्या है, दिसपुर है। अगर आप पिछले पीवाई के प्रश्न पढ़े होंगे विद्यार्थी, तो आप कह सकते थे बिना बताए कि सर आपने इसको पढ़ाए थे। क्या आप पढ़ रहे हैं कंटिन्यू मेरे साथ, तो कमेंट करें। और पढ़ रहे हैं विद्यार्थी तो कमेंट जरूर कीजिएगा, कहीं कि सर आप जो पढ़ा रहे थे वो बार बार रिपीट हो रहे हैं टॉपिक्स, और हमें अच्छे समझ में आ रहा है, हम आपके पढ़ा हुआ जानकारी से हम नंबर बढ़ाकर एक पोस्ट पा सकते हैं, कि आप कह सकते हो। तो मुझे उम्मीद लग रहा है विद्यार्थियों, असम यह भारत का 60वां नंबर का शास्त्रीय नृत्य, याद रखना, ठीक है, सत्रिय। पहला कौन कहलाता है, भरतनाट्यम, ठीक है, क्या कहलाएगा, भरतनाट्यम पहला भरतनाट्यम कहलाता है। और 8 नंबर का कहलाता है आपका असम में स्थित सत्रिय नृत्य, जो बार बार प्रश्न पूछता है, ठीक है। चलिए तो हमें शास्त्रीय नृत्यों को याद रखना है, त्योहारों का याद रखना है, उत्सव का याद रखना है, बार बार प्रश्न पूछ रहा है वही टॉपिक। तो विद्यार्थी हम आपको मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो जरूर लाइक सब्सक्राइब शेयर करना बोले विद्यार्थियों। और ऐसे विद्यार्थियों के पास शेयर कर जो विद्यार्थी पैसे के पास बड़े संस्थान जुड़ नहीं पा रहे हैं, और पैसा नहीं है जिस कारण पढ़ नहीं पा रहा है, तो उन विद्यार्थियों को बहुत सहयोग होने वाला। अगर मैं विद्यार्थियों आपसे अनुरोध करता हूँ कि अगर आप जितने में वीडियो अभी तक 130 वीडियो बनाए ना, 130 वीडियो, अगर आप 130 वीडियो देख लेते हैं और जो मैं कह रहा हूँ टॉपिक उठाकर पढ़ लीजिएगा, अगर आप पढ़ लेते हैं तो आप नंबर पका कर एक पोस्ट पा सकते हैं, जो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ, समझे। चलिए तो अगला वीडियो में मिलते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तारीख 2 रहने वाला है, तो आपको मिलेंगे 2 मार्च 2024 का शिफ्ट नंबर पहले का, ठीक है। तो 1 तारीख के पूरे शिफ्ट हो चुके हैं, आप लोग नहीं देखें जाके देखिएगा, बिल्कुल ऊपर थंबनेल में लगा है डे बाई शिफ्ट बाई का, आपको मिलता रहेगा हिंदी जी की जैसे। अब नेक्स्ट पार्ट हम लेने वाले हिंदी का, चलिए इसी शिफ्ट का, यही तारीख का। तो आप लोग कैसा लगा वीडियो, अच्छा लगा ना, चलिए मिलते हैं।